अच्छा ये है, ठीक। देखो सुनो बेटा, जब सममित एल्कीन पर HBr का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़े और किसी भी कार्बन पर Br जुड़े, दोनों ही स्थिति में एक समान उत्पाद का निर्माण होता है। लेकिन यदि एल्कीन कैसी है, असममित प्रकार की, यही दिक्कत आ गई। लेकिन यदि एल्कीन कैसी है, असममित प्रकार की है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। लेकिन जब असममित एल्कीन पर केवल और केवल HBr का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो इस समय उत्पाद का निर्धारण विपरीत मार्कोनिकॉफ नियम के द्वारा किया जाता है। इस नियम के बारे में सर्वप्रथम खराश नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए इसको खराश प्रभाव भी कहते हैं। अब ये नियम क्या कहता है वो भी बात करेंगे। मैं तुम्हें ट्रिक सिखा देता हूं, जैसे पहले वाले में सिखाई थी ना अधिक स्थायी कार्बोकैटायन बनाना, मैं आपको यहां सिखा देता हूं कि आपको उत्पाद कैसे बनाना है। सबसे पहली बात, आपको असममित एल्कीन दिखाई दी, आपको HBr दिखाई दिया, आपको पेरोक्साइड दिखाई दिया, आपको सूर्य का प्रकाश दिखाई दिया। तो जैसे ही ये सारी चीजें दिखाई दी तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इस अभिक्रिया में मुक्त मूलक बन रहे होंगे। क्या बन रहे होंगे? मुक्त मूलक। और मुक्त मूलक कौन से बंध विखंडन के द्वारा बनते हैं? समांश बंध विखंडन के द्वारा। इसका मतलब यहाँ पर पाई बंध का क्या हुआ है? समांश बंध विखंडन। और HBr का भी क्या हुआ है? समांश बंध विखंडन। देखो कैसे, मैं सिखाता हूँ। इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। आप अपने आप आंसर दोगे, देखना ध्यान से, बोर्ड पर फोकस रखना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH मुक्त मूलक और CH2 मुक्त मूलक, यही कंडीशन बनेगी। अब मुझे आंसर देना, बताना बेटा ये कौन सी डिग्री मुक्त मूलक है? 1 डिग्री। बहुत बढ़िया। जब विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है तो इसको 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक कहते हैं। जब विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन परमाणु दो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है तो इसे 2 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक कहते हैं। कर लोगे? आंसर करना, मुझे जवाब दो, 2 डिग्री और 1 डिग्री में ज्यादा स्थायी कौन है? 2 डिग्री ज्यादा स्थायी और 1 डिग्री कम स्थायी है। तो मैं इसके पास लिख देता हूं यहाँ पर ऐसे करके, अधिक स्थायी। आपने कहा कि सर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्यों है 2 डिग्री? क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अधिक स्थायी 2 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये वाला कैसा है बेटा? कम स्थायी है। कम स्थायी है क्योंकि कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री है। क्लियर है बेटा? ये वाला हो गया बेटा आपका अधिक स्थायी 2 डिग्री और ये हो गया 1 डिग्री कम स्थायी। अब HBr का भी समांश बंध विखंडन हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर और एक इलेक्ट्रॉन Br। हाइड्रोजन मुक्त मूलक बन गया और Br मुक्त मूलक बन गया। अब एक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। मुक्त मूलकों के केस में, मुक्त मूलकों की परिस्थितियों में ध्यान रखना, जो आकार होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्थायित्व के। इन अ केस ऑफ फ्री रेडिकल, मुक्त मूलकों के केस में साइज जो होता है, आकार जो होता है वो स्थायित्व के समानुपाती होता है। और समानुपाती का मतलब क्या कहलाता है? दोनों या तो एक साथ बढ़ेंगे या दोनों एक साथ घटेंगे। भाई समानुपाती का मतलब यही तो होता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। और व्यतिक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा। इसका मतलब आकार बढ़ेगा तो स्थायित्व के मान में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। समझ में आ गई बात? अब मुझे आंसर करो, जवाब दो बोर्ड पे देख के। H, यहाँ तो आपने कम स्थायी और अधिक स्थायी बता लिए क्योंकि मुक्त मूलकों का क्रम पढ़ लिया अपन ने। मुक्त मूलकों का क्रम भी वही था, ट्राई, डाई, बेंजाइलिक, एलाइलिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 पढ़ चुके हैं अपन ऑलरेडी। अब यहाँ पर डिस्कशन करते हैं H मुक्त मूलक और Br मुक्त मूलक। इसमें अपन डिग्री तो पता नहीं कर रहे क्योंकि कार्बन वार्बन तो अटैच है नहीं, समस्या हो गई। यहाँ मुझे क्या पता कि कौन सा अधिक स्थायी है और कौन सा कम स्थायी है? तो जिसका आकार बड़ा है उसका स्थायित्व भी ज्यादा है। अरे भाई ये देख लो ना, जिसका आकार बड़ा है उसका स्थायित्व भी क्या है? ज्यादा है, और जिसका आकार छोटा है उसका स्थायित्व भी कम है। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन मुक्त मूलक और ब्रोमीन मुक्त मूलक में किसका आकार छोटा है? बहुत बढ़िया भाई। हाइड्रोजन का की बात करें तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे छोटा आकार ही किसी का है? हाइड्रोजन का। आकार को कैसे निकाले दिया जाता है? कोशों के द्वारा। भाई जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे आकार में भी वृद्धि होती जाती है। किसी भी आवर्त सारणी में जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार लगातार बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती जाती है।
पता चला नहीं पता? किसी भी आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, सॉरी दाएं से बाएं जाते हैं, तो आकार में कमी होती जाती है। क्यों होती जाती है? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती जाती है। अच्छा, आकार एक और बड़ा आकार किसका है? बी आर का। अब कुछ नहीं है, समझ में आ गया? अब तुम्हें उत्पाद बनाते समय एक काम करना है, कम स्थायी को अधिक स्थायी से जोड़ दो और अधिक स्थायी को कम स्थायी से। अच्छा, इन दोनों में लिख देता हूं मैं आपके आगे, ये कैसा स्थायी है कन्हैया? और वो वाला? अब आपको क्या करना है बेटा? कम स्थायी को अधिक स्थायी से जोड़ देना है और अधिक स्थायी को कम स्थायी से। मेरा कंसेप्ट सीख गए ना? पहले वाले में तो आपको अधिक स्थायी कार्बोकैटायन बनाना है। मुझे बताओ CH मुक्त मूलक से कौन जुड़ेगा, H फ्री रेडिकल या Br? अरे नहीं समझे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं? अधिक स्थायी से कम स्थायी को जोड़ दो, कम स्थायी से अधिक स्थायी को जोड़ दो। ये अधिक स्थायी है तो अधिक स्थायी किससे जुड़ेगा? कम स्थायी से। कम स्थायी कौन से? H। हटाओ इसे, H। क्लियर है यहां तक की बात? ये Br अधिक स्थायी है और ये कम स्थायी है। कम स्थायी से किसको जोड़ दो? अधिक स्थायी को। ये लो, बन गया। कर लोगे आसानी से? कुछ भी नहीं है, बस कंसेप्ट लगाने आने चाहिए। पुराना जो पढ़ाया है वो याद होना चाहिए। मुक्त मूलकों के स्थायित्वक्रम, एक नया कंसेप्ट सिखाया है, वो ये है कि आकार, ठीक है मनीष, ओके, आकार किसके समानुपाती होता है? स्थायित्व के। कर लोगे आसानी से? कम स्थायी को अधिक स्थायी से जोड़ दो और अधिक स्थायी को कम स्थायी से जोड़ दो, आपके उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर आपकी, और देखो अपन ने, मैं आपको बताता हूं, अपन ने मार्कोनिकॉफ का नियम क्या पढ़ा था? जब असममित एल्कीन पर हेलोजन अम्लों का योग कराते हैं तो हेलोजन अम्लों का अधिक ऋणावेशित भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। जबकि विपरीत मार्कोनिकॉफ नियम में क्या बोल देते हैं अपन? ठीक है, पिछले वाले में हेलोजन यहाँ पे आया था बीच में, देख लो आपकी कॉपी में लिख रहा होगा, और यहाँ पर हेलोजन कहाँ पर आया है? यहाँ पर आया है। विपरीत मार्कोनिकॉफ नियम आ जाए, पेपर में खराश प्रभाव आ जाए, पेपर में परोक्साइड प्रभाव आ जाए, तो आपको परिभाषा कैसे लिख कर आनी है? जब किसी असममित एल्कीन पर HBr का योग परोक्साइड की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाता है, तो इस स्थिति में द्विबंध के उस कार्बन से अधिक ऋणावेशित भाग आकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इस प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी? खराश नामक वैज्ञानिक ने करी थी, इसीलिए इसे खराश प्रभाव कहते हैं। चूंकि यह प्रभाव परोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होता है, इसीलिए इसे परोक्साइड प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। कंप्लीट है यहां तक की बात? इसी प्रकार बेटा हमारे ये वाला कंप्लीट हो गया। कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो गई अपनी? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। दूसरी कौन सी करें? मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। अब तीसरी कौन सी बची? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। याद रखो, कंसेप्ट सीखो, रट्टा मत लगाओ, ठीक है ना? रट्टा जब लगाओ जब जरूरत है, ठीक है? समझ में आ गई? जहां मैं खुद कहूं तुमसे कि यहाँ रट्टा लगा लो, वहां समझ में आ गई यहाँ तक की बात? ये योगात्मक अभिक्रिया हो गई। धीमे पद में जो आकर जुड़ेगा अभिक्रिया का नाम भी वही होगा। अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही आकर जुड़ेगा तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है, अब अपनी तीसरे प्रकार की शुरू करते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। देखो हटाओ इसे, बोर्ड पर देखना। पहली बात तो देखो, सुनो, जब कार्बन परमाणु अपने से अधिक ऋणावेशित परमाणु से द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा हुआ होता है। कार्बोनिल यौगिक हो गए। कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं आपसे बेटा, जब अपनी तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं चल रही हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, जब कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध का आने का मतलब क्या? असंतृप्तता आ गई, और असंतृप्तता आ गई तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक हो गई कौन सी अभिक्रियाएं? योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है ना बेटा? जब कार्बन परमाणु अपने से अधिक ऋणावेशित परमाणु के साथ द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा हुआ होता है। आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, बैठ लो। हाँ पक्का जाइए मत। जब कार्बन परमाणु अपने से अधिक ऋणावेशित परमाणु से, ठीक है, द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। अब जब आप बीएससी पार्ट सेकंड में आओगे तो बीएससी पार्ट सेकंड में आप पढ़ोगे एल्डिहाइड और कीटोन।
कार्बोनिल यौगिक। और एल्डिहाइड और कीटोनों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं कौन सी हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। जैसे सपोज दैट आपके सामने मैं लिख दूं साइनाइड और आपसे पूछूं कि साइनाइड कौन सी अभिक्रिया देगा, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कार्बन अपने से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसके द्वारा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित की जाएंगी। ये आपको सीखना है, आपको याद रखना है, खुद को कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। बहुत सरल अभिक्रियाएं देखो कैसे होती है। मैं आपको पहले तो अभिक्रिया लिखा के बता देता हूँ, फिर उसकी क्रियाविधि बताता हूँ। कार्बोनिल यौगिक पर किसकी अभिक्रिया करवाई मैंने? HCN की। तो इस अभिक्रिया के द्वारा बेटा उत्पाद की, ये आपकी 12th क्लास में थी रिएक्शन, तो इस अभिक्रिया के द्वारा आपको साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। ये क्या बन गया आपका? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन जब अभिक्रिया हुई है तो इसकी क्या होगी? क्रियाविधि। क्रियाविधि देखो बताता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस HCN। अब आप खुद ही आंसर देना, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो सिग्मा बंध टूटेगा या पाई बंध? पाई बंध टूटेगा। इसका मतलब पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन पर जाएंगे या ऑक्सीजन पर? ऑक्सीजन पर जाएंगे। वो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऐसे दिमाग चलना चाहिए। इसका मतलब ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। पहला स्टेप कौन सा होता है? स्लो स्टेप। और स्लो ही क्या होता है? वेग निर्धारक पद, RDS। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब देखो हाइड्रोजन और साइनाइड में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? साइनाइड की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइनाइड पर। अब देखो समझना, कार्बन और ऑक्सीजन पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं अपन? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो धीमे पद में, स्लो स्टेप में कौन आकर जुड़ेगा? नाभिक स्नेही जुड़ेगा। मैं बार बार यही तो कह रहा हूं, जो अभिक्रिया का नाम है वो ही धीमे पद में आकर जुड़ेगा। अब मैं अभिक्रियाएं पढ़ा रहा हूं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, तो धीमे पद में, स्लो स्टेप में कौन आकर जुड़ेगा? नाभिक स्नेही आकर जुड़ेगा। नाभिक स्नेही पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। ऋणावेश किससे जुड़ेगा? धनावेश से। तो Cn नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, इस पॉजिटिव से कौन जुड़ जाएगा? Cn जुड़ जाएगा। और अगला पद कैसा होगा? फास्ट पद होगा, तीव्र पद होगा। तीव्र पद में कौन जुड़ रहा है? H पॉजिटिव जुड़ रहा है, COH और Cn। ये लो, समझ में आ गई बात? साइनोहाइड्रिन बनता है। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में मैंने तुम्हें क्या बताया? जब कार्बन परमाणु अपने से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ द्विबंध या त्रिबंध के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इस स्थिति में वो जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। आप अगली साल पढ़ोगे एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये इसी के साथ बेटा आपकी योगात्मक अभिक्रियाएं क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ध्यान रखना, योगात्मक अभिक्रियाओं में सबसे पहली कौन सी पढ़ाई थी? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में उत्पाद बनाना है तो कौन सा नियम ध्यान रखना है? मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ के नियम में आपको अधिक स्थायी कार्बोकैटायन का निर्माण करना है। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया बेटा कौन सी? मुक्तमूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। मुक्तमूलक योगात्मक अभिक्रियाओं में आपको बंध तोड़ लेना है और अधिक स्थायी को कम स्थायी से जोड़ देना है और कम स्थायी को अधिक स्थायी से जोड़ देना है। और मुक्तमूलक का स्थायित्व उनके आकार के क्या होता है? समानुपाती होता है। आकार बढ़ेगा तो स्थायित्व के मान में भी वृद्धि होगी। समझ में आ गई बात? इस प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम खराश ने बताया था, इसीलिए खराश प्रभाव किसकी उपस्थिति में होता है? परोक्साइड की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे परोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? उसके बाद मैंने तुम्हें तीसरे प्रकार की शुरू करी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, और ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं आपकी कंप्लीट। और इस प्रकार आपकी पहली प्रकार की अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? कंप्लीट होती है। दूसरी अपन कौन सी पढ़ते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखो मैं बताता हूं तुम्हें, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। देखो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? सपोज दैट आज मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो कल क्या हुआ कि मुझे कोई हटाकर दूसरा पढ़ाने लग गया, तो वो अभिक्रियाएं कौन सी कहलाएंगी? प्रतिस्थापन। उसने मुझको क्या किया? प्रतिस्थापित कर दिया। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में क्या होता है? जब किसी अभिक्रियाओं में किसी एक अणु, परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन किसी अन्य अणु, परमाणु या समूह के द्वारा कर दिया जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? वर्ड से समझा करो। पहली कौन सी थी? योगात्मक, कुछ ना कुछ योग हो रहा था। समझ में आ गई बात? प्रतिस्थापन है मतलब एक को हटाकर उसकी जगह क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा। देखो जैसे बेंजीन है, बेंजीन पर यहां क्या जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन।
और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। यहां से ये हाइड्रोजन हटेगा और इस हाइड्रोजन को हटकर इसकी जगह कौन आ गया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर जुड़ जाता है। तो देखो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसने कर दिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही ने कर दिया। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर धीमे पद में नाभिक स्नेही करता तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अगर मुक्त मूलक करता तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गई, यहाँ तक कुछ नहीं है। बेंजीन की अभिलाक्षणिक, बेंजीन पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें 4th यूनिट में, तुम्हारी 4th यूनिट का नाम है एरीन एवं एरोमेटिकता। तो जब 4th यूनिट में तुम्हें पढ़ाऊंगा तो उसमें सिखाऊंगा कि बेंजीन की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं कौन सी हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे अभी अभी बताई थी कार्बोनिल यौगिकों की कौन सी थी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। वैसे इनकी कौन सी है बेटा, इनकी कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। देखो फटाफट से अभी इसको समझा देता हूँ, एक बार में क्लियर हो जाएगा आपका मामला। देखो देखो ये है बेंजीन H। जब बेंजीन पर HNO3 की अभिक्रिया करवाई जाती है H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में लिया है, और उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। समझ में आ गई बात। उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया के प्रारंभ में भी वैसे होते हैं और अभिक्रिया के अंत में भी वैसे होते हैं। जैसे नारद भगवान आए, लड़ाई करवाई और छुम गायब। लड़ाई के बाद भी नारद भगवान वैसे ही थे और लड़ाई से पहले भी नारद भगवान ऐसे ही थे, उनका कोई भी नुकसान नहीं होता। वैसे ही केमिस्ट्री में कौन होते हैं, उत्प्रेरक। ठीक है, समझ में आ गई बात। अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं लेकिन स्वयं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जब बेंजीन पर HNO3 की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है और साथ में जल के अणु का निष्कासन होता है। जब अभिक्रिया हुई है, जब अभिक्रिया हुई है तो अभिक्रिया की क्या हुई होगी बेटा, क्रियाविधि भी होगी। ठीक है, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि 2 मिनट में समझाता हूं मैं तुम्हें कैसे हुई होगी। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखो कैसे लिख रहा हूं। इस सबसे पहले इस अभिक्रिया में मैंने उत्प्रेरक के रूप में क्या लिया है, H2SO4। H2SO4 कैसे टूटता है, H पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस के रूप में टूटता है। हाँ या ना, समझ में आ गई यहाँ तक की बात। ये टूट गया इस तरीके से। इधर देखो बेटा बोर्ड पर HNO3 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, HONO2। देख लो, एक H एक H, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन और 1 3 ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, लोन पेयर, और ये रहा H पॉजिटिव। देखो आज क्लास के स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट सिखाया था, और वो कब सिखाया था, जब मैंने एल्कीन पर हेलोजनों का योग कराया था। बेटा बंध बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। और कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अब H पॉजिटिव के पास तो कोई बेटा इलेक्ट्रॉन है नहीं, H पॉजिटिव के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन बंध बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। मेरे ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। हेलो, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। वेरी गुड। और अष्टक के नियम के अनुसार कितने होने चाहिए, 8। 2 की कमी है इसीलिए ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात। 1 2 3 4 बच गए इसके पास। अब क्या करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, H पॉजिटिव को। जब बंध में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के होते हैं तो बनने वाला बंध उपसंयोजक बंध कहलाता है, और उपसंयोजक बंध को तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो बेटा कैसे होगा, HO ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को देगा, उपसंयोजक बंध को बनाएगा, और NO2। यहां तक किसी को कोई समस्या क्या, नहीं। अब मैं क्या करूंगा अगले पद में, उपसंयोजक बंध को सहसंयोजक बंध में परिवर्तित करूंगा। जब उपसंयोजक बंध को सहसंयोजक बंध में परिवर्तित करते हैं तो जहां पर तीर का निशान होता है वहां पर ऋणावेश, और जहां उसकी पूंछ होती है वहां धनावेश। तो यहाँ तो आ जाएगा धनावेश, और ऋणावेश धनावेश को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। अगला स्टेप देखो भैया, ऑक्सीजन तो लुटेरा है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता तो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर कैसा आवेश आ रहा है, धनावेश, लेकिन ऑक्सीजन पर कैसा होना चाहिए, ऋणावेश होना चाहिए। समझ में आ गई यहाँ तक। ऑक्सीजन तुरंत इस बंध को तोड़ेगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव को उदासीन करेगा, न्यूट्रल करेगा, ये क्या बन जाएगा, H2O, और ये क्या रह जाएगा, NO2 पॉजिटिव। मैडम एक मिनट रुकना, बंद मत करना। ये क्या बन गया, NO2 पॉजिटिव प्लस H2O। इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया मेरा इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया आक्रमण करने के लिए। और किस पर आक्रमण करेगा, बेंजीन पर आक्रमण करेगा। मैंने यही सिखाया था उस दिन आपको जब मैं क्रियाधार और अभिकर्मक पढ़ा रहा था, तब यही बताया था।
बेंजीन के ऊपर कौन आक्रमण करेगा? इलेक्ट्रॉन इसने ही आक्रमण करेगा। देखो मैडम आगे कितना टाइम है अभी कि बंद कर दूं? तो रहने दो, ठीक है, चलो कल करते हैं इसको, आगे हो नहीं पाएगी पूरी।